औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया। मैं पहले ये बताता चलूँ कि इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में जो ट्रांसपोर्ट की मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम जारी है और आइंदा बजट के लिए भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हुकूमत सिंध को ये गुजारिश की है कि जिस तरीके से इस वक्त आपके पास कराची में हमारे पास ऑरेंज लाइन BRT चल रही है, पीपल्स बस सर्विस चल रही है, पिंक बस सर्विस चल रही है और EV बसेस चल रही हैं और मज़ीद जो अब ग्रीन बसेस आ रही हैं, इसके बाद मज़ीद हमने नए साल के लिए 2 बसेस के लिए सिंध हुकूमत से हमने गुजारिश की है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि रेड लाइन BRT और येलो लाइन BRT पे भी जारी है। वो 500 बसेस के लिए मंडे को कैबिनेट पे इजलास में वो एजेंडा पे रखा हुआ आइटम, और उसी में हमने उसके साथ साथ जो EV टैक्सी सर्विस है वो भी हमने काबीना को भेजा है कि उस पर भी मंजूरी दी जाए। तो हुकूमत सिंध का मकसद यह है कि ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान भर में बाकी शहरों से पहले हम सिंध में शुरू कर रहे हैं, जैसे टैक्सी सर्विस या EV बस सर्विस, तो ये सिंध के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें हैं कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हों, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी सिंध के लोगों के लिए। ये जो हमने बसेस सर्विस मंगवा रहे हैं ये पूरे सिंध भर के लिए मंगवा रहे हैं और हमारा इसमें टारगेट ये है कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। कल परसों भी मेरी मीटिंग हुई थी जिसमें लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो एक बहुत तवील रूट है, उसमें हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक बसेस लियारी एक्सप्रेस वे पर चलाई जाएं और इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ चलने से लोगों का ना सिर्फ सफ़र आसान होगा लियारी एक्सप्रेस वे की ट्रैफिक में कमी आएगी, प्लस लोगों को एक मुनासिब कीमत में वो सर्विस मुहैया हो सकेगी। इसके एक अहम चीज़ मुझे वो बतानी थी, वो ख़ासतौर पर कराची के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि निगलेरिया जो है वो फिर जन्म दिया उसने, और वज़ीर बल्दियात साहब और वाटर बोर्ड जो उस पर कहा है क्लोरीन को मिकदार को बढ़ा रहा है ताकि निगलेरिया से बचा जा सके। लेकिन एक गुजारिश मेरी होगी पूरे कराची के अवाम से, क्योंकि शिकायतें कराची ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए मैं सिर्फ कराची के लोगों को मैं वो कर रहा हूँ कि वज़ू करते हुए बराए मेहरबानी नाक में पानी डालने से आप लोग गुरेज करें। हमने लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि जब ये निगलेरिया आया था तब हमने काफ़ी उलमाए कराम से फतवा भी ली थी, और उलमाए कराम ने कहा था कि आप जो है नाक के अंदर पानी को ना डालें ताकि आप इस निगलेरिया जैसे, क्योंकि ये निगलेरिया एक जरासीम है जो कि ब्रेन ईटर होता है, जो आपके ब्रेन में जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो जो एहतियाती तदाबीर हैं कि आप क्लोरीन अपने घरों में भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी टैंक्स में भी इस्तेमाल करें, लेकिन गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन एहतियातन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हर इंसान की कीमती जान से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए निगलेरिया के लिए बराए मेहरबानी करके मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वज़ू के लिए आप भले अपने उलमा कराम से, मौलवी साहबान से भी पूछ लें, नाक में पानी ना डालिए। कराची के तमाम लोगों की मेरी गुजारिश होगी, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मीडिया ज़रूर फोकस करे। अब मैं आता हूँ जी इन दोनों चीज़ों के बाद, कल मुल्क की तारीख में एक नहायती अहम जो है दिन साबित हुआ, और वो साबित हुआ इमरान खान का BBC में इंटरव्यू। अगर वो इमरान खान का BBC में इंटरव्यू कोई देख ले तो मैं समझता हूं कि अब इमरान खान खुद भी चाहें और उस लाडले को बचाने वाले जो हमेशा कूद पड़ते हैं लाडले को बचाने के लिए वो भी चाहें, तो अब इमरान खान का कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है।
और वो मैं बात क्यों कर रहा हूं। अगर आपने कल तो खैर इमरान साहब ने ये पता नहीं परसों इंटरव्यू दिया, लेकिन कल नशर हुआ, ये पता चला, क्योंकि सहाफ़ियों से हमारे भी ताल्लुकात हैं, जर्नलिज्म से हमारा भी वास्ता है, कि इमरान खान ने BBC में इंटरव्यू देने के बाद जब उसको पता चला कि मैंने क्या क्या कह चुका हूं, उसने BBC को अप्रोच किया कि मेरे इंटरव्यू को नशर ना किया जाए। अपने ही इंटरव्यू को इमरान खान ने रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद उसने अपने कानूनी माहिरीन से बात की होगी। कानूनी माहिरीन ने तो कहा होगा उसको कि भाई अब तो जो है इमरान खान तू तो गया, अब तो तू गया, अब कोई भी अदालत तुझे इसलिए नहीं बचा सकती कि तुम सारी चीजें अपनी एडमिट कर चुके हो उस इंटरव्यू में। उस BBC वाले इंटरव्यू में इमरान खान अपने ये क्या कहते हैं इकरार जुर्म वो कर चुका है। इससे पहले इमरान खान की हमेशा सियासत ये रही है अपनी मर्जी से अपने मर्जी के जर्नलिस्ट सामने बिठाना, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाना, जमान पार्क में हो या बन्नी गाला में मर्जी के जर्नलिस्ट को बुलाना, उनको इंटरव्यू देना। कभी भी इसने किसी अच्छे मतलब जर्नलिस्ट, सबके लिए एहतराम है, कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसके लिए मशहूर हो कि जी वो बायस नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसको कभी उसने इंटरव्यू नहीं दिया। मर्जी के सवालात प्लांट करवाए और मर्जी के जवाब दिए। मर्जी यूट्यूबर्स भी इस तरह मर्जी के बैठाए, उनको जवाब दीजिए। BBC वाले उसके अब गले में पड़ गए हैं। अब मैं थोड़े सवालात पे आऊंगा। ये BBC ने उनसे सवाल पूछा, जी आपका कहना है कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर आपकी पोजीशन तो सिवाय बाज़ाहिर बहुत कमजोर नजर आ रही है। मुज़ाकरात की मेज पर रखने के लिए आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है? खान साहब फरमाते हैं, देखो मेरी पोजीशन इस वक्त कमजोर होगी जब मेरा वोट बैंक कम होगा, वैसे भी इस वक्त तो मुल्क में माशाल्लाह लग चुका है। अब ये खान साहब वे बात कर रहे हैं, इसमें खान साहब खुद फंसते हैं। सबको पता है कि खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, और उसके बाद आप जो इस मुल्क में आपने किया, जो 9 मई को किया या बाकी आपके जितने भी कारनामे हैं, उसके बाद एक इलेक्टेड हुकूमत की मौजूदगी में आप पर ये मुकदमा कायम हुए और आपको वो फेस करने हैं। लेकिन आप सिर्फ सवालों को घुमाते रहे। उस खातून ने दोबारा उनसे पूछा कि जी फिर भी बताएं कि आपके पास पेश करने के लिए क्या है, तो उसको भी इमरान खान टालते रहे। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल करती है खातून के, माजरत सर ये मेरे सवालों के जवाब नहीं, लेकिन चलें आगे चलते हैं। आपके लीडर और कारकुन ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही खतरनाक बात बताने जा रहा हूं। इमरान खान फरमाते हैं इसका सीधा मतलब यह है कि मुझे जेल में डाला गया तो फिर रिएक्शन होगा 9 मई जैसा। इमरान खान ने फरमाया कि मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा रिएक्शन होगा 9 मई जैसा। तो उस पर उसको एंकर कहते क्या आप धमकी दे रहे हैं? उसे वर्ड के क्या आप थ्रेट दे रहे हैं? बोला मैं थ्रेट नहीं दे रहा, मेरे कारकुनों की मैं रेड लाइन हूं, अगर मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा ये रिएक्शन होगा। तो लीडर वो एंकर को कहती है कि आपका मकसद यह है कि जो आपने 9 मई को किया, मैं खुद इस्लामाबाद में विटनेस हूं कि मेरे सामने आप कारकुनान पुलिस पे लाठियां मार रहे थे, पुलिस पे पथराव कर रहे थे, जलाओ घेराव कर रहे थे। तो इमरान खान ने ऑफिसर से ये पूछा जी आपके इस वक्त वर्कर्स या लीडर जेल में है? तो उसने कहा जो जेल में उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है। इमरान खान कहता है कि जो लोग जेल में हैं उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है। तो जिन जिन लोगों को इमरान खान ने इस्तेमाल किया कि वो रियासत के खिलाफ हमले करें, वो रियासत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करें, वो मुल्क के खिलाफ साजिशें करें, वो जलाओ घेराव करें, उनको अब इमरान खान ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। जो लोग जेलों में इमरान खान की वजह से पड़े हुए हैं, तो ये भी एक आई ओपनर है। फिर वो सवाल करती है कि लेकिन सर आप तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं,
तो ये क्या जमहूरी बात है कि आपको गिरफ्तार किया गया तो आर्मी की तंसीबात को तबाह कर देंगे? क्या ये जमहूरी रवैया है? वो एंकर पूछती है। उस पर इमरान खान जवाब देते हैं, आप नहीं जानती पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, ईंट आएगी तो जवाब पत्थर होगा। फिर उसे सवाल पूछे, सर आपकी बात से ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप धमकी दे रहे हैं। खान फरमाते हैं जी कि मैंने धमकी नहीं दे रहा, मैं पार्टी लीडर हूं, पार्टी धमकी लगा रही है और मैं पार्टी की रेड लाइन हूं। तो अब सवाल यह है कि ये जो शख्स इस वक्त मुल्क में मजीद इंतशार फैला रहा है और रियासत को धमकी दे रहा है कि अगर रियासत ने इमरान खान को गिरफ्तार किया केपीके की बीआरटी की चोरी पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, रियासत उसको गिरफ्तार करती है अल कादिर ट्रस्ट के इस पूरी ट्रांजैक्शन पे, अगर रियासत इमरान खान को गिरफ्तार करती है जो भी फंड्स इल्लीगली लिए गए और इल्लीगली इस्तेमाल किए गए अपने खानदान के अयाशियों पे, अगर हुकूमत उसको गिरफ्तार करती है कि जितने भी करप्शन के बड़े बड़े मेगा स्कैम्स उसके लिए मौजूद हैं, 9 मई को भी एक मिनट में साइड में रख दूं, जितने करप्शन के स्कैंडल्स उसके लिए मौजूद हैं, तोशाखाना के केसेस उसके ऊपर मौजूद हैं, फराह गोगी के मुकदमे उसके ऊपर मौजूद हैं, जो किकबैक्स पंजाब में ली गई उसके लिए उसके फैमिली के लिए मौजूद हैं, जो सिलाई मशीनों के नाम पर अरबों रुपए यहां से बाहर भेजे गए और बाहर भेजकर जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, वो सारे मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। अगर रियासत, अब मैं ये पूरी बात करना मकसद क्या है, जो मैं इंटरव्यू को कोट कर रहा हूं, ना ही मैं बीबीसी का नुमाइंदा हूं, ना ही ये मेरा काम है, लेकिन मैं सारी चीजों का मकसद समझाना चाह रहा हूं कि मकसद क्या है। मकसद है कि इमरान खान के ऊपर उसकी गर्दन में करप्शन के इल्जामात के साथ साथ फंदा करीब हो जा रहा है। जो अल कादिर ट्रस्ट है उसमें इमरान खान मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है और वो चीज वो एडमिट 10 दफा मुख्तलिफ तरीकों से कर भी चुका है। इसी तरीके से मैंने कहा तोशाखाना, बीआरटी, केपीके, करप्शन के जितने भी मेगा स्कैम उसमें इमरान खान का हाथ डायरेक्ट मौजूद है। अब उसने ये बनाया है पूरा नैरेटिव के, क्योंकि मेरे खिलाफ करप्शन के जो नैरेटिव वो मजबूत होता जा रहा है, तो मैं ये शो करूं कि मैं जो है मेरे ऊपर करप्शन इल्जाम नहीं, मैं रियासत से लड़ रहा हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा हूं, मैं हुकूमत से लड़ रहा हूं, मैं पीपुल्स पार्टी से लड़ रहा हूं, मैं पीएमएल-एन से लड़ रहा हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो एक्चुअल वजह है कार्रवाई की, जिसकी वजह से सारा ये तमाशे हुए, वो इसके ऊपर करप्शन के स्कैम्स थे। इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया, वो किस केस में अरेस्ट किया गया? वो किसी दंगे फसाद में अरेस्ट नहीं किया गया था। इमरान खान को अरेस्ट किया गया था अल कादिर ट्रस्ट में। नैब ने उसको अरेस्ट किया, नैब ने उसको गिरफ्तार किया करप्शन पे, चोरी पे, पाकिस्तान के अवाम के जो पैसे उस पर डाके मारने पे इमरान खान को अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने पे उसको अरेस्ट किया गया, कि जो पैसे गवर्नमेंट की किटी पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजे थे उसको इमरान खान ने गलत जगह पे भेजे, अपने जाती मफाद की खातिर, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के खातिर, अपने फाइनेंशियल इलीगल गेन्स के खातिर इमरान खान ने वो इस्तेमाल किए सारे पैसे, तो उस पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो जब आपको एक करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया तो आपने नैरेटिव को, इसमें भी इमरान खान कामयाब हुआ, मैं आपको बताऊं, इसमें भी इमरान खान कामयाब हो गया। इमरान खान ने लड़ाई दूसरी तरफ ले गया कि ये मेरी करप्शन की कहानी नहीं है, ये मेरी करप्शन लड़ाई, मेरी तो स्टेट से लड़ाई है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, मेरी आर्मी से लड़ाई है, मेरी पीपुल्स पार्टी से लड़ाई है, मेरी पीएमएल-एन से लड़ाई है, मेरी पीडीएम से लड़ाई है, इसलिए मुझ पर कार्रवाई हो रही है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई लोगों के जहन में, वो लोग जो वाकई शायद इससे थोड़ी बहुत लगाव रखते थे, उनके जहन में ये चीज डालने की बात की गई कि जी मैं क्योंकि इनके खिलाफ बात कर रहा हूं इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं असल में बहुत बड़ा लीडर हूं। ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। इसकी डकैतियां साबित हो चुकी हैं और इसकी डकैतियों में अब इसको मुल्क का कोई भी कानून इसको वो रियायत नहीं दे सकता। जो भी इसको इलीगल रियायतें मिलती आ रही थी वो सारी गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी और जाती पसंद और नापसंद की बिना पर थी। मजीद इसको रिलीफ देना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। और 9 मई को जिस तरह उसने, पहले 9 मई को कितने नैरेटिव चेंज हुए हैं
तो ये उसी तरीके से नैरेटिव चेंज होते रहे, जैसे पहले नैरेटिव चेंज होते रहे कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला है, फिर कहा जी मुझे आर्मी ने निकाला, फिर कहा जी मुझे पीडीएम ने निकाला, फिर किसी और का नाम ले लिया। तो आप मुस्तकिल तौर पे हर जगह पे हर नैरेटिव देते रहे, पाकिस्तान की आवाम को नैरेटिव देते रहे कि आप जो है आपको बैरून मुल्क किसी साजिश के तहत निकले, और वहां के वेस्ट को आप ये नैरेटिव देते रहे कि मुझे जी यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। तो आपने जानबूझ के उन इदारों के खिलाफ एक जहर उगलाया, लोगों के जहनों में, दिलों में, या अपने सपोर्टर्स के जहन में आपने एक सोची समझी साजिश के तहत वो जहर पैदा की, जिसमें आप कामयाब हुए। जो आपने झूठे नैरेटिव पैदा किए, आपने लोगों को तभी ये हुआ कि जब 9 मई को आपको गिरफ्तार किया गया करप्शन के केस में, करप्ट प्रैक्टिस में आपको गिरफ्तार किया गया। तो आपने आपके लोगों को, जो आपकी ट्रेनिंग थी, जो पीछे लोगों की डायरेक्शंस थी, आपके सेकंड टीयर की डायरेक्शंस थी, आपके घरों से जो डायरेक्शन जा रही थी, उनको पैगाम दिया गया कि आपने ये हमले करने जीएचक्यू पे या कोर कमांडर हाउस पे, आपने अपनी पूरी लड़ाई को उस तरफ डाइवर्ट इसलिए किया ताकि आप कोई कौमी हीरो बन सकें कि आप कोई बहुत बड़े कोई महाज पे निकले हुए हैं। आप किसी महाज पे नहीं निकले हुए। आपने अपने ऊपर वो जो आपके ऊपर करप्शन के वो एक पक्के सबूत मौजूद हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की आपने कि आप बहुत बड़े कोई इनकलाब लाने चाह रहे थे मुल्क में। आप कोई इनकलाब नहीं लाना चाह रहे थे, और आपके खिलाफ कोई अभी तक किसी इदारे ने वो सख्ती या उस तरह की चीजें नहीं की हैं। उन इदारों ने बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अगर बर्दाश्त और तहम्मुल नहीं होता तो ना आप में मजाल थी, ना ही आपके उन गुंडों में मजाल थी कि वो स्टेट के खिलाफ इस तरह निकलते। ये स्टेट का बर्दाश्त था। स्टेट ने एक मां की हैसियत से अपना रवैया रखा कि जी ये सारे इस कौम के लोगों के खुदा न खासा पे कोई उन पर नुकसान ना पहुंचे। आज दिन तक आप वो जहर उगल रहे हैं। आपके बीबीसी के इंटरव्यूज में भी है, आपने जो फिर दोबारा वही धमकी दी है। एक बार फिर धमकी दी कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर ये 9 मई जैसे वाकया होंगे। तो इसका मतलब आप 9 मई के वाकये को ओन करते हैं, आप ओनरशिप दे रहे हैं उस वाकये को, और आप स्टेट को धमकी दे रहे हैं। जो कि मैं नहीं कह रहा, वो आपकी जो फॉरेन जर्नलिस्ट थी बीबीसी की, वो खुद कह रही है कि जी हाँ आप यू आर थ्रेटिंग द गवर्नमेंट और स्टेट। तो आप अगर धमकियां देकर ये समझते हैं कि स्टेट कमजोर है, स्टेट कमजोर नहीं है। आप कितने भी जहर उगल लें सोशल मीडिया के जरिए, लोगों को जहनों में आप कितना भी जहर उगलें, लेकिन पूरी कौम, ये मुल्क की इदारे सब एक पेज पर हैं। आप जैसे कुछ लोग जो जबरदस्ती थोपे गए, जो जबरदस्ती इंपोज किए गए इस कौम के ऊपर, वो फितना फसाद इसीलिए फैला रहे हैं कि आप कभी पॉलिटिकल शख्स थे ही नहीं, आपकी पॉलिटिकल जहनीत थी नहीं। आपको एक इंपोज किया गया, आपको इस मुल्क पे, इस सल्तनत पे, इसके मुल्क के लोगों पे जबरदस्ती थोपा गया, और वो नतीजा आपने वो थोपने वालों को भी दिया, वो नतीजा आपने इस मुल्क को भी दिया, इस मुल्क के नौजवानों को भी दिया। तो लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अपने सियासी बातचीत के दरवाजे भी इस इंटरव्यू के बाद खत्म कर दिए। जिस तरह वो ओपन धमकी दी, मुझे बताएं पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी, और वो सीरियस जेन्युइन लीडर्स थे। आप लीडर नहीं हो, आपके पास एक चीज भी नहीं है जो आप मुल्क को, कौम को बता सकोगे आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस मुल्क के अवाम को जबान दी, इस मुल्क के अवाम को हुकूक दिए, किसानों को, गरीबों को हुकूक दिए, उसने आज तक मुल्क में धमकी नहीं दी। आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ इस मुल्क को हर तरीके से लूटा है, मुल्क के साथ फ्रॉड किया है, मुल्क की अवाम के साथ में फ्रॉड किया है, और आज आप इस मुल्क की अवाम को, इस मुल्क को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये धमकी आप इस सल्तनत को दे रहे हैं, इस मुल्क को धमकी दे रहे हैं। मुल्क को आप आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क इतना ना कमजोर है, ना मुल्क की हुकूमतें इतनी कमजोर है कि आपकी इस गीद भपकियों में आए। अच्छा चंद्री साहब, ये बता दें, अब इमरान खान पर और पीटीआई पर पाबंदी की जो 6 मुगोइयाँ चल रही थी, तो क्या उस पर अमल दरामद होने जा रहा है? और इस इंटरव्यू में जब एतराफ़ कर रहा है अगला लीडर, तो अब किस सबूत का इंतजार है आपको?
देखिए, अब तो ये फैसला डेफिनेटली इस इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट के बाद तो फेडरल गवर्नमेंट करना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना है कि इस एडमिशन के बाद मैं समझता हूं कि इमरान खान की जितने भी मुकदमात में, खासकर ATA मुकदमा में जमानत हैं, उसको चैलेंज करना चाहिए। ये एक एडमिशन है, एक शख्स मान रहा है कि जी हाँ मैं उनकी रेड लाइन हूँ, अगर मुझे दोबारा किसी ने इस तरह किया तो मैं फिर वैसा ही रिएक्शन होगा। तो एक शख्स अगर इतनी खुलेआम धमकियां दे रहा है स्टेट को, दुनिया के कौन, ये तो पाब्लो एस्कोबार है, ये तो बहुत ही बड़ा कोई, मैं कहूँगा कि हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोगों को जो है ना तलाश किया जा रहा है और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन एक बड़े लीडर जो मुलव्वस हैं इस हवाले से, उनका एक रिंग हो गया है और बार बार सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर चर्चा हो रहा है कि वो रिंग उसके हाथ से खो गया है। तो आप नहीं समझते कि उस रिंग की तलाश किया जाए? क्या वजह है कि उसके हाथ में वो रिंग मौजूद नहीं है और उस रिंग को तलाश करके दोबारा से दिया जाए? क्या मुझे नहीं पता कहाँ गई उंगली और कहाँ गई अंगूठी। अभी ये जो आप बता रहे हैं इमरान खान ने रियासत के खिलाफ आज भी जो ये जो है कासिम का बेटा है और ये जो बालिए कायद है, तो इनकी जराइम में क्या सिमिलरिटी है? वो सिर्फ वो नहीं था, उन्होंने हमला नहीं किया था, लेकिन उनको भी सियासी सरगर्मियों की आज़ादी नहीं है, लेकिन इसको अभी तक कहा आज़ादी है सियासी। भाई वो तो सबने कहा, हमारे लीडर ने भी कहा कि बहुत बड़ा फर्क है अभी तक जो महसूस हो रहा है कि जो इमरान खान ने किया है ये शायद अगर किसी और जगह से होता तो कब का केस की फाइल बंद हो चुकी होती, कब का ये जेल में बैठा होता, कब को सजाएं लग चुकी होती। लेकिन देखें ना, इसकी इमरान खान की हिमायत में मखसूस टोला जो है जो फैसले देता है वो भी मैदान में कूदा हुआ है। वो ये हकीकतें नहीं देख रहे। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या हो रहा है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या इस तरीके से किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में इस चीज की इजाजत है कि आप रियासत को धमकियां दे रहे हैं? मतलब ये तो एक, मतलब इसके बाद रियासत क्या करे? रियासत को आप मजबूर कर रहे हैं कि रियासत कुछ करे आपके साथ। शकील साहब मेरा सवाल ये है कि फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर गलीज़ इल्ज़ाम लगाए। आप पे ही एक मुशीर है, वो कह रहा है कि फवाद चौधरी जो है पीपल्स पार्टी का जियाला है, अगर वापस आना चाहता है तो हमें कबूल करेंगे, ये मंजूर को सामने बुलाए। क्या इस सूरत में फवाद चौधरी आपके काबिल कबूल होगा? जी मुझे नहीं पता जी, और पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। ना सिर्फ उस वक्त की मौजूदा हुकूमत बल्कि उनके सेलेक्टर्स का भी हिसाब होना चाहिए। हुकूमत में जो शामिल का हिसाब नजर आ रहा है, लेकिन सेलेक्टर्स का कब हिसाब होगा? देखिए जी, उनका कुदरत हिसाब हो चुका है। इमरान खान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अपने मौसम कुछ तो वो था, आपने देख लिया। जिन्होंने इमरान खान को गोद में बिठाकर इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, इमरान खान उनके खिलाफ ही साजिशें करने में मसरूफ, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहा है, उनको गालियां दे रहा है, उनकी फैमिलीज को बुरा भला बोल रहा है, उनके पूरे खानदान को बुरा भला बोल रहा है। और आप किधर साहब की बात कर रहे हैं? शकील साहब ये बताइएगा, इस वक्त जरदारी साहब पंजाब में हैं, इसके बाद केपी जा रहे हैं। इस वक्त जरदारी साहब पंजाब में हैं, केपी भी जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी में इस वक्त शमूलियत हो रही है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब और केपी में क्या मकसद है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि साउथ पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सेंट्रल पंजाब में भी काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो इंशाअल्लाह ताला बाशऊर लोग हैं, जल्दी इमरान खान से जान छुड़ाएंगे। शकील साहब, आपके ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। आपकी ईवी जो बस है उसका रूट बंद काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, चार्जिंग का कोई मसला है, वो हल नहीं हो रहा। और दूसरा ये बताएं कि जो BRT रेड लाइन है, अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक 2024 में इसको कंप्लीट होना है, तो अपने टारगेट के मुताबिक वो कंप्लीट होगा। और ये ईवी जो वाइट बसें हैं क्यों नहीं चल रही? देखिए जी, ईवी बसेस जो हैं उनके चार्जर के इशू थे, क्योंकि 2 रूट्स पे चल रही थी, चार्जर के इशू थे। तो चार्जर दो फ्लेक्स स्टेशन में जाकर उनके चार्जर उड़ गए, दूसरे मंगाए हैं चार्जर्स, लेकिन चल रही है, ये नहीं कि रूट बंद है।
उस तादाद से थोड़ी कम चल रही है, लेकिन चल रही है। चार्जेस इम्पोर्ट किए जल्दी पहुंच जाएंगे। आजकल पता है कि इम्पोर्ट का मसला है, तो इंशाल्लाह आपको रेड लाइन जो BRT उस पर भी काम बड़ा स्पीडली चल रहा है। ये जो 500 बसें आप मंगवा रहे हैं कराची से बाहर बाकी अजला के लिए, ये इंट्रासिटी है, शहरों के अंदर चलेंगे या लॉन्ग रूट पे? जैसे ये सारी शहरों के अंदर चलेंगे, इनमें कोई भी लॉन्ग रूट बस नहीं है। हाईकोर्ट ने कमेंट किए हैं आटे के हवाले से कि जो महकमा खुराक के अमलदार पेश में उन्होंने कहा है कि 65 रुपये का आटा किलो मिल रहा है। जो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि कहाँ मिल रहा है, ये तो आप सारे झूठ बोल रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे कि अलिया भी अफसर कर रही है कि आपका जो आटा है वो लोगों को नहीं मिल रहा है महंगा? देखिए जी, पूरा एक पैकेज था रमज़ान में, हमने कभी भी नहीं कहा कि 65 रुपये आटा मिल रहा है। पूरे रमज़ान में एक पैकेज था जिसमें हुकूमत ने सब्सिडी दी, और जो भी BISP के उसमें एम्बेट में लोग आते थे, 2-2 हज़ार रुपये पर फैमिली को सिंध गवर्नमेंट ने पे किए, जो कि 78 लाख लोगों को, ख़ानदानों को मिले हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त था। अब रेट इन्फ्लेशन तो है, रेट ज़्यादा है। तमाम जो तहरीक इंसाफ के काउंसलर वो वोट दें, उनकी बेगारगी समझें या उनको हम मजबूरी समझें? ये बड़ी मज़ेदार आपने बात की। वो हाफिज नईम साहब जमायती पहुंच गए इमरान नियाजी के पास, या मैं सपोर्ट करूं। अब बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिन्होंने इमरान खान को पंजाब यूनिवर्सिटी में धुलाई की थी, जमायत इस्लामी के वर्कर्स ने उनके जी तारीखी धुलाई की थी इमरान खान की। इमरान खान का पीपल्स पार्टी से जान छूटे बस। तो इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट किया थी, जितने भी काउंसलर्स हैं PTI के कराची के, वो वोट जरूर दे इसको, हाफिज नईम साहब को। अब वो इमरान नियाजी साहब को ये पता नहीं है कि काउंसलर का वोट जो है वो मेयर के लिए नहीं डलता, वो आपके इलेक्टेड चेयरमैन को वोट देना होता है। तो जिस शख्स को ये नहीं पता कि अब उसमें काउंसलर को बोला, काउंसलर तो वोट दे देंगे, लेकिन चेयरमैन जो है PTI का वो इमरान खान के कहने पे वोट नहीं देंगे। तो ये जहालत है और कुछ नहीं है। शर्जील साहब, एक ट्रांसपोर्ट का सवाल है। हमारा शहर है लाड़काना का बॉर्डर, तो ये जो इतनी बसें आप अब ला रहे हैं, 500 बसें हैं, तो 10-15 बसें कोई बॉर्डर लाड़काना भी चलाएंगे? तो जहाँ पे बड़े, मैं आपको समझा दूँ, जहाँ पे जो हमारी बसेस थोड़ी बड़ी हैं, जहाँ पे हमें रूट मिलता जाएगा, रूट क्लियर होता मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी बसेस चलेगी। मेहरबानी।